तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो आप देख लीजिए, थंबनेल से आपको मालूम चला होगा। अभी हम लोग मॉडल सेट 1 कवर करने वाले हैं। सारे बच्चे फटाफट तैयार हो जाइए। एक्चुअली लाइव में नहीं ले पाए क्योंकि जो यहाँ का इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत गंदा है, तो माफ़ी चाहते हैं हम आप सबों से। हम आप लोगों को प्रॉमिस किए थे कि लाइव लेंगे क्लास, बट कोई बात नहीं, ये वीडियो हम लोग डायरेक्टली आपको हर दिन अपलोड कर दिया करेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ कुछ 1 से 2 दिन में हम लोग समाप्त कर लेंगे और फिर सब्जेक्टिव का भी सीरीज़ समाप्त कर लेंगे। तो फटाफट सारे बच्चे को इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का ये जितना भी हम क्वेश्चन आपको अभी बता रहे हैं वो आपके एग्जाम में 2 कॉपी या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछने की पूरी तरह से संभावना है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ से बहुत बेहतर तैयारी कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव का हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो झारखंड बोर्ड के सभी प्यारे प्यारे बच्चों तैयार हो जाओ। यहाँ पर हम लोग एक एक अंक का ये जो प्रश्न है वो मिलने वाला। OMR शीट पे आपको पूरा फिलअप करना पड़ेगा। तो जल्दी से चलिए डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर OMR के बारे में समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन है 1 नंबर, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको तोड़ना है ना। तो 156 को आप सिंपली क्या करिए, ऐसे ब्रेक कर लीजिए। 2 से कटाइए कितने बार में, 2 से 2 सते 14, ये 7 बार में कटेगा। और फिर ये हो गया यहाँ पर 1 2 8 16 78 बार में। फिर 2 से कितने बार में कटेगा, 2 3 6 2 9 18 39 बार में। फिर आप 3 से कटा दीजिए कितने बार में, 13 बार में। अब यहाँ देखिए, यहाँ 13 नहीं है, यहाँ 13 नहीं है, यहाँ 13 नहीं है, ऐसे ही आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। यानी 2 गुना 3 गुना 13, 2 2 3 13, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, वहाँ पर आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसे 4 गोला रहेगा। आपको इस गोले के अंदर में ए बी सी डी जो है ऐसे ABCD या 1 2 3 4 ऐसे दिया रहेगा। आपको क्या करना है, आपको ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन लेना है। और जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ तो डी नंबर को ऐसे करके आपको गोल कर देना है। ठीक है, बढ़िया से। और ऐसा करिएगा ताकि बाहर नहीं निकले, ठीक है ना। ये आपका OMR शीट पर ऐसे फिल होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब समझ पाए होंगे कैसे आपको OMR शीट पे भरना है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि A बराबर BQ + R है, जहाँ तो एक बात तो आप सभी जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने क्या जाना था, यहाँ पे हमने देखा था अगर A बराबर BQ + R हो तो जो रिमाइंडर जो होता है, ये रिमाइंडर हमेशा और हमेशा इससे क्या होता है, छोटा होता है। दैट मीन्स कि मान लेते हैं हम 5 से 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 5 से 1 बार में कट जाएगा 5, कितना बचा, शेषफल 1 बचा। शेषफल देखिए इस 5 से क्या है, छोटा है। अगर मान लेते हैं यहाँ कुछ भी ज़्यादा होता है, जैसे 7 8 कुछ आ जाता है ऐसा, यहाँ सपोज करिए रिमाइंडर, तो फिर से डिवाइड हो जाता है ना। क्लियर है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये वाला है, ये B है, यहाँ पर Q होता है और नीचे में R होता है। अब B का जो वैल्यू है वो R से हर हाल में क्या होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो 5 है वो 5 से छोटा आना चाहिए, यानी B से छोटा आना चाहिए। अब देखिए A बराबर आप सभी जानते हैं BQ + क्या होता है, R। अब आप जानते हैं ना कि डिवाइड करने वाला यहाँ B होता है, यहाँ A होता है, यहाँ पर क्या होता है, Q होता है, और नीचे जो होता है वो R होता है। यानी R का जो वैल्यू है, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा B से क्या होगा, छोटा। यानी रिमाइंडर छोटा होगा। तो रिमाइंडर छोटा किस में है, 1 नंबर देखिए, रिमाइंडर बराबर दे दिया, B के नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बोल रहा है, बड़ा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। हमने एक बात आपको बताया था, जिधर डोका फाड़ा उधर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए डोका फाड़ रहा किधर, R की तरफ, तो R बड़ा, R तो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है इसलिए गलत है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शेषफल है वो 0 हो सकते हैं या 0 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन B से क्या होगा, छोटा। ये रिमाइंडर जो है 0 या 0 से बड़ा है या बराबर है, और B से क्या है, छोटा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 7√5 एक कैसी संख्या है। सभी बच्चे जानते हैं कभी भी रूट में कोई संख्या दिख जाए तो रूट वाली सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब जैसे √4 हो जाता तो ये परिमेय में कन्वर्ट हो जाता क्योंकि इसका वैल्यू 2 हो जाता। लेकिन रूट में कभी भी रहे, जैसे √5/2 रहे, √5/3 रहे, या 3/√5 रहे, ये जितना भी रूट वाला संख्या सभी अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। अनेक, अद्वितीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएं, ठीक है। और फटाफट आप लोग कमेंट करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर px का एक ग्राफ दिया गया, शून्यकों की संख्या आपको पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया है। x अक्ष को कितने बार वो काटा है? एक बार, दो बार, तीन बार। तीन बार काटा है तो शून्य क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य क्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य का आपसे पूछे जा रहा है। शून्यक में हम लोग क्या देखे थे? एक्स का वैल्यू निकालना होता था। तो एक्स का अगर आप शून्य देखें तो इसको 0 कह सकते हैं। अब आप जरा सा देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर इस 15 को उधर ले जाए तो प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 15 उधर गया प्लस 15। एक्स का वैल्यू निकालिए तो स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? रूट में। और रूट में कोई भी जो नंबर होता है एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो दैट मीन्स कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक बार प्लस रूट 15 और एक बार माइनस रूट 15। ऑप्शन नंबर सी है आपका सही उत्तर, ठीक है। रूट में कोई भी नंबर कभी भी जाएगा तो रूट के बाद क्या होता है? वो जो वैल्यू होता है वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ जाता है। अगला है 7 नंबर, द्विघात बहुपद इतना का शून्य का गुणनफल क्या होगा? शून्य का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा। याद करो, अल्फा प्लस बीटा, अगर शून्यकों का योगफल बोलता तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हैं, माइनस बी बटे ए होता है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, ये ए एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? बी एक्स है, और ये प्लस सी के फॉर्म में होता। तो सर ए के जगह पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, बी के जगह पर क्या है? 7 है, आप लोग सभी जानते हैं, और सी के जगह पर क्या है? 2। क्लियर है? अब हम लोग से पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला बखूबी जानते हैं, सी बटे ए। तो बाबू सी का जो वैल्यू है वो कितना दिया आपके पास? 2 है सर, और ए का जो वैल्यू है वो कितना है? ए के जगह पर 1 है, 2 बटे 1, यानी 2 इसका जो है वो फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 तथा a2x b2y प्लस c2 में यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा? अद्वितीय हल, अनेक हल, इनमें से कोई हल नहीं या 2 हल। देखिए अनेक हल के लिए संपाती होना पड़ेगा, एक दूसरे को ओवरलैप करना पड़ेगा। इस रेखा, इस लाइन से और इस लाइन, दोनों समीकरण से एक एक लाइन बनेगा। अगर दोनों ओवरलैप कर गया तो हम कहेंगे अनेक हल होगा, जिसको आप लोग संपाती भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये कंडीशन जब भी है तो यहाँ पर कंडीशन क्या होता है? ये एक दूसरे को एक बार प्रतिच्छेद करता है, यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? तो एक बार अगर प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पर कितना हल होगा? एक हल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब 2 या 2 से अधिक हल उसका हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कितना हल होगा? एक हल होगा। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं ना। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14 का हल क्या होगा? यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4 दिया है ना, सॉल्व करिए। माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा, ये क्या हो गया? 2x, 14 और 4 क्या हो जाएगा? 18। कुछ बोल, हम डायरेक्ट भी कटा सकते हैं सर, आप चिन्ह बदलिए तो भी, नहीं भी बदलिएगा तो भी, ठीक है। प्लस और माइनस y खत्म हो गया, x और x क्या हो गया? जुट के 2x, 14 में 4 गया तो 14 प्लस 4 क्या हो गया? 18। 2 से कितने बार में? 9 बार में। तो x का वैल्यू हो गया आपका 9। यहाँ पर x का वैल्यू कहीं 9 दिख रहा है, एक इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, यानी कि हमको दूसरा भी देख लेना चाहिए। अब किसी में भी समीकरण ये मान लेते ये है, x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है आपको? 14। तो x के जगह पर 9 पुट करेंगे तो y बराबर क्या होगा? 9, 14 माइनस 9, अगर घटेगा तो क्या होगा? 5। बोला हाँ या ना? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है जी? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो आलेख की रेखा। अगर संगत होता है तो या तो वो एक बार प्रतिच्छेद करेगा
या तो दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या होगा, ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, जिसको आप समपाती कहते हैं। ये हो गया समपाती, ये हो गया प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी रेखा, है कि नहीं। और अगला जो कंडीशन है आपका इसमें असंगत है, तो जब भी असंगत होगा मतलब दोनों लाइन आपस में मिलान नहीं है, दैट मीन्स कि ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर। जब भी समानांतर हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, असंगत। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, समानांतर होगा। ऑप्शन ए सही है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हम समझते हैं। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघाती समीकरण के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट में आपको रहना पड़ेगा। अगर इस तरह रहता है तो वो द्विघाती समीकरण होंगे। आते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, इधर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो गया। अब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा जी। चलिए यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, फिर कट ही जाता, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में फिर एक बार एक्स स्क्वायर निकलेगा, इससे भी यहाँ भी एक्स स्क्वायर निकलेगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा सर कटा कैसे, तो एक्स का स्क्वायर उधर जो एक्स का स्क्वायर आएगा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो कट जाएगा ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है सी सही होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 होगा, और बराबर क्या होगा, इधर 2x माइनस 2 तिया 6। अब देखो आप लोग देखो जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, और इधर बराबर 2x माइनस क्या है 6 है। अब आप खुद ही बताइए, इधर जो प्लस 2x है, इधर जो प्लस 2x कट जाएगा आपस में, क्योंकि इधर आगे में प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमारे पास है एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7। ये द्विघाती समीकरण के रूप में है, क्योंकि x पर पावर 2 है। क्लियर है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर था। चलिए द्विघाती समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान या भिन्न, मूल वास्तविक, असमान या भिन्न, यानी मूल अलग अलग कब होते हैं। देखिए जब d का मान इक्वल होता है तो दोनों मूल बराबर होता है, सॉरी d का मान जब 0 के इक्वल होता है, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो मूल जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक तो होता ही होता है, और वो क्या होता है, समान होता है। अगर d का वैल्यू बड़ा हो जाए, किससे, 0 से, बड़ा हो जाए, बराबर नहीं, अगर d का वैल्यू बड़ा हो जाए 0 से, तो मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, असमान, मतलब अलग अलग मूल निकलते हैं, x का जो वैल्यू है वो अलग अलग होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगर d का वैल्यू जो है लेस देन 0 हो गया तो ये हो जाएगा मूल अस्तित्व में नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर जब 0 से छोटा हो गया मतलब d का वैल्यू निगेटिव में आ गया, या 0 भी दिया है, तो यहाँ पर मूल समान हो जाएंगे एक कंडीशन पर, जब 0 होगा, और जब 0 से कम होगा यानी निगेटिव होगा तो मूल अस्तित्व में होंगे ही नहीं होंगे। ठीक है, कभी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर। चलिए आगे समझते हैं 13 नंबर। यहाँ क्वेश्चन कही है द्विघात समीकरण फलाना का विविध कर d होगा, तो d डिस्क्रिमिनेंट को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। सारे बच्चे जानते होंगे, तो b² माइनस 4ac ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर है, यदि विविध कर d लेस देन 0 है, d का वैल्यू क्या है, छोटा है, किससे, 0 से, मतलब वो निगेटिव में आ गया। 0 से छोटा मतलब निगेटिव, निगेटिव में कभी भी d मूल अस्तित्व में नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर जो है विविध कर में, सॉरी कहाँ का क्वेश्चन, मूल क्या होगा, तो वास्तविक, सॉरी वास्तविक तो नहीं हो सकता, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपको ऑप्शन है बी और सी गलत है। मूल कैसा होगा, काल्पनिक, क्योंकि काल्पनिक मतलब हो गया इमेजिनरी। यहाँ डी का बाद जब माइनस में तो आंसर ही नहीं आएगा, इसलिए इसको इमेजिन कर सकते हैं, काल्पनिक होगा इसका सही उत्तर। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा एपी में है। एपी के लिए हमने क्या बताया था, सिंपल सा लॉजिक बोले थे कि आप इसमें से सार्वंतर ज्ञात करके देखिए, डी निकाल के देखिए। अब जरा सा देखिए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 2 से 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ गया, और फिर यहाँ कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, तो इतना 8 बढ़ जाएगा, इतना थोड़ी हो सकता है। देखिए इक्वल इक्वल बढ़ना चाहिए, 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एपी में नहीं है। 1 से -1, आप सिंपल सा डी निकाल लीजिए ना,
तो A2 माइनस A1 करेंगे, ये हाँ या ना। तो A2 की वैल्यू क्या है -1, फिर -1 तो -2 होगा। फिर यहाँ पर आप दूसरा निकालिए A3 माइनस A2, D2 के लिए, ये D1 के लिए आप निकाल रहे थे। A3 कितना है -3 और फिर माइनस होता है और फिर -1, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी -3 में अगर आप -3 में +2 ले जाते हैं तो क्या हो जाता है -2। यहाँ देखिए -2 आया, यहाँ भी -2 आया। अब हम लोग अगला D3 निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या था A4 माइनस A3। इसमें A4 क्या है -5 है ना, और फिर माइनस फार्मूला वाला, और फिर यहाँ पर क्या है -3, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी 5 में 3 गया तो -2, यानी यही वाला आपका क्या है AP में है। बाकी आप देख लीजिएगा, किसी में भी सार्वंतर समान नहीं होगा। AP 3/2, 1/2, -1/2 फलाना के लिए क्रमशः प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद शुरुआत वाला को प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट वाला, यानी 3/2 इसका क्या हो जाएगा A हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा A बराबर 3/2। सार्वंतर पूछ रहा है, D निकाल दीजिए, यानी A2 माइनस A1 कर दीजिए, किसी में भी किसी को घटा दीजिए, एक अगला में पिछला को, यानी 1/2 में अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 3/2, तो यहाँ 2 LCM आपका होगा, 2 से यहाँ 1 - 3, तो 1 में 3 गया तो क्या बचेगा -2/2 बचेगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। -2/2 मतलब ये क्या हो गया -1, तो 1 तो 3/2 और -1 आपका ये होगा सही उत्तर बी नंबर। देखिए कंफ्यूज करने के लिए -3/2 पहले से लगा रहा था, इसको -3/2 हम देखना ही नहीं, क्योंकि माइनस यहाँ नहीं है। क्लियर है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 से 250 के बीच 4 के गुणज, तो पहला गुणज देखो 4 होगा, 8 होगा, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, ऐसे ही होता गुणज। लेकिन 10 से बोल रहा है, इसका मतलब 4 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है। क्लियर है कि नहीं। 10 के आगे क्या होगा, पहला 12, इस तरह डॉट 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 250, देखते हैं 250 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यहाँ पर 248 कट जाएगा। बोला हाँ या ना। देखते हैं किससे कटाना है, 4 से, क्योंकि 4 का गुणज पूछ रहा है। 4 से 4 छके 24, कितना उतर गया 1 0, 4 दूनी 8, शेष कितना बच रहा 2, यानी 2 ज़्यादा है तब नहीं कट रहा है, 2 ज़्यादा है तब तो 250 नहीं कट रहा 4 से। इसका मतलब 250 में आप क्या कर लीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए, जितना ज़्यादा था घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 248, ये 4 से पक्का पक्की कट ही जाएगा। इसका मतलब लास्ट वाला जो पद है 200 क्या है 48 है। समझ में आ रहा है सबको। अब आप यहाँ पे जरा सा समझिएगा, पहला पद A हो गया 12, A क्या हो गया 12, D क्या हो गया 4 होगा, सॉरी हाँ 16 में 12 जाएगा क्या हो गया 4। आपका लास्ट वाला पद को हम लोग क्या कहते हैं AN 248। क्या पूछ सकता है, पूछा होगा कितने पद होंगे या कितने 4 के गुणज होंगे, यही पूछा है। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D। बोलिए AN कितना है 248, बराबर A के जगह पर क्या पुट कर दें 12 + N - 1 × D के जगह पर हो जाएगा 4। अब 248 में 12 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब इधर जो 4 गुना हुआ है, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, N - 1 बचेगा। बोलो हाँ या ना। 4 से काट दीजिए, 4 × 5 = 20, 3 × 6 4 छके, सॉरी 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 9 बार में, यानी N - 1 बराबर क्या हो गया 59। तो N बराबर क्या हो जाएगा 59, इधर -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 59 + 1 होगा, यानी टोटल हो जाएगा आपका 60। समझ में आ रहा है हाँ सर या ना सर, एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ 60 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² + BC², तो कौन सा कौन 90 डिग्री, पहले एक त्रिभुज बनाइए। अब आप सभी जानते हैं AC जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। तो यहाँ होगा AC, यहाँ क्या होगा B, बन गया। कौन सा कौन 90 डिग्री होगा, कौन B 90 डिग्री होगा। कितना सिंपल था क्वेश्चन, है कि नहीं। हो पाएगा जी, रटना पड़ेगा क्या। चलिए PXY का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो देखिए मूल बिंदु हमने पढ़ाया था, जो मूल बिंदु होता है वो ओरिजिन होता है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 होता है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका क्या है P, X और Y। तो मूल बिंदु के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था x² + y² का रूट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था।
ये होता कैसे है, तो जैसे O है P है, OP की दूरी, यही ना, तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1, तो ये पहले नंबर पर था, यहाँ x1 y1 होगा और ये क्या होगा x2 y2, तो x2 - x1 यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y - 0 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का। ठीक है, OP बराबर, तो x में 0 गया x² प्लस y में 0 गया तो y का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है बच्चों, चलो जी आओ दोस्तों समझते हैं 22 नंबर। यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1 अनुपात m2 कितना होगा। अगर कोई ये लाइन है, ये सॉरी ये पॉइंट है, A है और ये B है, और बीच में एकदम मिडिल पे एक कोई पॉइंट है P, यहाँ से यहाँ जितना दूरी होगा वहाँ से वहाँ उतना ही दूरी होगा। दैट मीन्स कि इसको हम लोग 1:1 कह सकते हैं, समान अनुपात होगा। आप x:x, m:m जो कहना कहिए, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 1:1 सही होता है। क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 - tan² 45 डिग्री, तो 1 की जगह पर 1 हो गया, tan 45 का मान क्या होता, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता, और नीचे में हो गया 1 प्लस tan² 45 का मान 1 में 1 गया तो क्या बच गया 0/2, और 0/2 जो होता है वो क्या होता, 0 होता। ठीक है, सारे बच्चे इस चीज़ को आप जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। sin 18/cos 72, एक बात याद रखिएगा, ट्रिक समझिए या फिर जो समझिए, कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देंगे। कभी भी ऊपर या नीचे या फिर जैसे भी कभी भी ऐसे एंगल दिया रहे, या माइनस में दे सकता है या तो फ्रैक्शन में देगा। ठीक है, आप देखिएगा ऊपर और नीचे दोनों थीटा को जोड़ के देख लीजिएगा। अगर ऐड होने के बाद दोनों थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो अगर डिवाइड में हो तो इसका कट के आंसर 1 होगा, और अगर माइनस में हो तो उसका आंसर 0 होगा। sin 18/cos 72 का वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, आप समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखिए ऊपर में sin 18, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग रहने दिए। नीचे जो cos 72 है, इस cos 72 को हम लोग लिख सकते हैं, cos 72 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस कितना है 72। ठीक है, क्योंकि cos थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। अगर इस cos को आप sin में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 90 माइनस ये जो थीटा है वो थीटा रखना पड़ेगा। तो cos 72, तो sin 90 माइनस थीटा की जगह पर 72। अब बोलिए sin 18 डिग्री बटे sin 90 में 72 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 से 18 कट गया एक बार में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि tan a बराबर 4/3, tan बराबर 3/4, सॉरी 4/3 है। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, पंडित बेनी प्रसाद हरिहरी बोल। P 4 है, B 3 है, आप सभी जानते हैं। H बराबर क्या होगा 5, पढ़ाए थे त्रिक वाला ट्रिपलेट, याद है 3 4 5। और नहीं जानते हैं तो H निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाए थे, P² प्लस B²। तो P कितना है 4 का स्क्वायर, बोलो यार, और ये कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या आ जाएगा √25, और √25 का वैल्यू क्या होता है 5। देखो वही 5 था, 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है। अगर हाँ क्या बोले बाबू, अब हमको साइन चाहिए है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है B/H होता है, बेस सॉरी पंडित बेनी प्रसाद, तो पंडित बटे हरि होता है P/H। तो P का जो वैल्यू है कितना है 4, और H का वैल्यू क्या निकाले 5। 4/5 कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ट्रिपलेट में थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे अभी 3 4 और 5 ट्रिपलेट है, इसमें आप 2 3 4 5 गुना करते जाइए, सभी ट्रिपलेट बनते जाएंगे। जैसे इसमें 2 गुना कर देंगे हम पूरे टर्म में, तो 6 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा ट्रिपलेट हो जाएगा। अब फिर इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी एक प्रकार का क्या है ट्रिपलेट है। ठीक है, जितना आप गुना कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये भी एक प्रकार का क्या बनेगा ट्रिपलेट बनेगा, ये नियम है। ठीक है, कई बार हमने आपको क्लास में बताया भी। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 पे। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी। चलिए पहले तो एक मीनार बनाते हैं। भूमि का एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर दूरी हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या पूछ सकता है मीनार की ऊंचाई, ये पूछ रहा है। यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दिया है, नीचे बेस दिया है, हमको क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए। P/B किसका फॉर्मूला आता है tan थीटा का,
यानी tan 60 डिग्री बराबर P बटे बी, तो P बटे बी की जगह पर क्या रख दें, 30 रख दें, 30 रख दे। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, √3 बराबर P बटे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 30√3 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन है 30√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ 27 पे देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कॉनक्यू समकोण है। आइए एक त्रिभुज बनाते हैं, यह है पी क्यू आर में कौन समकोण है, क्यू, तो यहाँ पी होगा, यहाँ क्या होगा, आर होगा। पी क्यू बराबर 3 है, बहुत बढ़िया जी। पी आर बराबर 6 है, बहुत बढ़िया। तो कौन क्यू पी आर का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा, ये 6 है तो ये कितना होगा, 3 है। अब इसको निकालना, जरा सा बताइए, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दें, किसके लिए, बी के लिए फॉर्मूला होता, क्योंकि नीचे बी है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 माइनस 3 तिया 9, क्या हो जाएगा, 36 में 9 गया तो 25, ठीक है ना। 25 किसका होता, 5 का रूट होता। अब ये कितना हो गया आपका, 5 हो गया। सर करने तो दोनों का एक बराबर, क्या बोले सर, यहाँ 6 है ना कर्ण। अब यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कौन क्यू पी आर क्या होगा, क्यू पी आर, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। ये थीटा पूछ रहा है हमसे, बोलो हाँ या ना। अगर ये हम नहीं भी निकालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। पूछे कैसे, डायरेक्ट हम लोग ना निकाल लेते हैं। वही थीटा ये दिया है तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस दिया है हमको और ये क्या दिया है, हाइपोटेनियस। तो b बटे एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना। हाँ वो सॉरी वो गलती था, आप 25 कैसे बोल दिए। ठीक है, हालांकि उसका कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। कॉस थीटा का मान चाहिए, b की जगह पर क्या रख दें जी, 3, और h की जगह पर 6, तो 1/2। अब बोलिए कॉस थीटा बराबर 1/2। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, कॉस कितना डिग्री का मान 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो कॉस से कॉस गया, थीटा की जगह पर क्या है, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्लियर, हाँ या ना। नहीं समझ पाए मिथिलेश, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में समानांतर स्पर्श रेखा, एक वृत्त में 1 2 3 4, बड़ा वृत्त होगा तो बहुत सारा है कि नहीं, अनंत। यानी एक वृत्त में स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होता है, जो इस किसी वृत्त को एक बार टच करके निकलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है ना, स्पर्श रेखा ये कहलाता है। इस जगह जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो अनंत होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, समानांतर स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त में समानांतर स्पर्श रेखा अब हमको बनाना है, तो यहाँ पर एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से, क्योंकि तीसरा जितना भी समानांतर रेखा होगा वो सभी क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा। इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो एक समानांतर स्पर्श रेखा कितना, एक वृत्त में समानांतर स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। एक ऊपर है और एक नीचे, आप जैसे भी फिगर लीजिए, ऐसे और ऐसे ले लीजिए। समांतर स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, 2 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछ रहे थे कोई, ये हुआ तो ये थोड़ा सा क्रॉस कर गया, तो आप ऐसे कहना चाह रहे हैं। तो समानांतर रेखा क्या होता है, एक पेयर को समानांतर रेखा कहते हैं, एक जोड़ा को। इसमें 2 जोड़ा हो गया, तो दो समांतर स्पर्श रेखा हो गया, मतलब 2 जोड़ा समांतर स्पर्श रेखा। समझ पाए। चलिए, एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक कोई यहाँ पर मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। एक बिंदु Q है यहाँ पर इसका क्या है, केंद्र है, से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ऐसे 24 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी इसकी 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या की दूरी पूछ रहा होगा। देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना होगा।
वही पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। बोलो हाँ या ना। एक वृत्त की स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री हो गया, तो ये कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो गया आधार, हमको क्या चाहिए लंब, तो ये चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं अंडर द रूट 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। बोले 25 का स्क्वायर मैं 24 का स्क्वायर घटाएँ, यह हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 49 हो जाएगा क्या। 49 का वैल्यू क्या हो जाएगा था 7 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। समझ पा रहे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। यदि एक बिंदु P से, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है P से, PA और PB दो स्पर्श रेखा जो कितने डिग्री पर झुकी हुई है 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो कौन POA का मान ज्ञात कीजिए। POA यहाँ पर O होगा, है कि नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप सभी जानते हैं यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये पूरा 80 है तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये बीचों बीच काटता है इसको। अब ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो यहाँ कितना डिग्री कौन बनेगा यही ना। एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180, तो यहाँ हो गया 90, इधर हो गया 40, कौन वही ना बचा था, कौन है वो बराबर 180, 40 और 90 130, तो कौन ओ जो हो गया 180 माइनस 130 होगा ना, 9 4 13 130, 180 में 30 जगह क्या बचेगा 50 डिग्री। ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अगर किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपके लिए सेपरेटली आपका जो उत्तर होगा वो आपको समझा सकें। ओके चलिए, उसके बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा समस्या या दिक्कत रहता है तो आप हमारा इंक्वायरी नंबर 9097829222 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगा, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल का जो ये वीडियो है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख लीजिए, चैनल का लिंक होगा टेलीग्राम पे। आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको हर तरह का VVI वगैरह मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए एक वृत्त है, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या के कारण बने खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया, इसका 60 डिग्री कोण दे दिया। तो त्रिज्यखंड का एक फॉर्मूला होता है θ/360 × πr², ठीक है, क्योंकि एक वृत्त का भाग है इसलिए πr² होगा। थीटा की जगह पर क्या है 60, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 60/360, पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर क्या है इसका 6 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 से 6 के 36, 1 6 से 1 6 का 22 6 2 6 12 का 2 132 हो जाएगा क्या 132/7। कहीं ऑप्शन में 132/7 दिख रहा है 6 दूनी 12, हाँ ठीक है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत किसी को। चलिए जी आगे, आर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका एंगल क्या है पी है। ये वाला क्वेश्चन बोले तो इंपॉर्टेंट भी है और ये चैप्टर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा बुक निकल के, है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr² होता है। तो थीटा की जगह पर क्या पुट कर देते हैं यहाँ पी। अब आप देखिए, और आर जो है यहाँ बड़ा वाला आर पुट करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस बड़का आर दिया। p/360 कहीं है, p/360 है, लेकिन πr² नहीं है, तो πr² नहीं है, तो ये गलत हो गया क्योंकि πr² होना चाहिए, तो परिधि का बराबर दे दिया। 2πr क्या था परिधि होता, यानी चाप की लंबाई के लिए वो दे दिया, ये तो गलत हो गया भाई मेरे। p/360 और कहीं नहीं दिया, माना अब क्या करना, अब थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। ऑप्शन गलत नहीं है, सही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 2, ऊपर और नीचे, तो हो जाएगा p/370, सॉरी 360 को 2 से गुना करिए 720, तो यहाँ हो जाएगा πr², तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2πr²। ऑप्शन नंबर आप देखिए डी नंबर सही है। क्लियर है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 है। 2 वृत्त की त्रिज्या है 8 और 6, एक वृत्त है 8, एक वृत्त की त्रिज्या है 6 है, ठीक है। ये दोनों वृत्तों की क्या बोल रहा है
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मैंने इससे बड़ा एक कोई वृत्त बना रहा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी इसका पाई आर स्क्वायर प्लस इसका पाई आर, एक काम करते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस इसका पाई आर स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा, यही ना पूछ रहा है। तो पाई के जगह यहाँ पाई कॉमन ले लेते हैं, आर क्या है 8 का स्क्वायर, इसमें आर कितना है 6 का स्क्वायर, आप पाई दोनों से कॉमन ले रखे हैं ना, इधर क्या हो गया पाई बड़ी आर का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में होता है तो कट करता है, ठीक है। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर क्या हो गया आर का स्क्वायर, 64 और 36 क्या होता है 100, रूट हो जाएगा क्योंकि इधर आर का वैल्यू निकालेंगे, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट होता है। अब आर का जो वैल्यू होगा रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 10 कहीं दिख रहा है तो डी है आपका सही उत्तर, ठीक है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझिएगा 34, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12.5 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये कमरा का आपसे आयतन पूछ रहा है, सॉरी ओहो विकर्ण पूछ रहा है। सबसे लंबा बांस कैसे लगेगा एक कमरा में, जब आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, देखिए कॉर्नर में फर्स्ट कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर में आपको मिलाना पड़ेगा, दीवार के कॉर्नर में अगर आप मिलाएंगे तब तो फिर नहीं निकलेगा। सबसे लंबा विकर्ण होता है अगर आप सामने देखते हैं फ्रंट तो बैक वाला कॉर्नर में जाकर आपको मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया यानी कि घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ेगा, और घनाभ का विकर्ण के लिए एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, और जो नहीं बच्चे जानते हैं वो देख लीजिए, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस, सॉरी रूट नहीं होता होता है क्या, अच्छा हाँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बोलो बच्चों एल कितना है 12 का स्क्वायर 144 डायरेक्ट लिख दें, बी कितना है 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और एच कितना है 8 का स्क्वायर 64, तीनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 1 5 और 4 289, और 289 का रूट क्या होता है मेरे ख्याल से 17 होता है, सही है कि गलत है जरा सा आप लोग सारे बच्चे कमेंट करिए, ठीक है जी। तो 17 इसका आपका सही उत्तर होगा, 17 मीटर लंबा बांस लगेगा उस कमरे में। कोई बच्चों को दिक्कत नहीं हो रहा ना, चलिए जिन बच्चों को प्रॉब्लम या समस्या रहे कृपया करके आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नए कोई बच्चे जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हर एक तरह का जो भी वीडियो या कंटेंट मटेरियल्स आपको चाहिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा या इस चैनल पर मिलेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा भाई को प्यार सपोर्ट दे दीजिए, और क्या ही कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये कोई बेलन है जिसका त्रिज्या कितना दे रखा है 7, ऊंचाई कितना दे रखा है 5, आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह पर क्या आ जाएगा 22/7, रेडियस क्या दिया आपका 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया आपका 5। अब 7 से एक साथ कट जाएगा, 22 गुना 7 गुना 5 यानी 22 गुना 35 हो जाएगा, या ऐसे करिए ना, हाँ 22 गुना 35 करते हैं, तो 22 35 35 दूनी 70 70 या 0 7 7 770 गुना करना तो आप लोग सभी जानते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना पे है बी नंबर पे है। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आते हैं आपको 36 को बताते हैं। 6 8 और 10 त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोला को, 3 ठो गोला है और तीनों गोला को क्या करना हमको पिघलाना है। अब देखिए तीनों गोला को पिघलाकर अगर हमको गोला बनाना है तो डेफिनेटली बड़े गोले बनेंगे। अगर एक गोले को एक दूसरे गोले में रूपांतरित किया जाता है तो यहाँ पर आपको आयतन निकालना पड़ता है, यानी पहला गोला का आयतन जोड़ दूसरा गोला का आयतन जोड़ तीसरा गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बड़ा गोला का आयतन, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पहला हो गया R1 मान लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 4/3 पाई आर 2 का क्यूब, तीसरा हो जाएगा 4/3 पाई आर 3 का क्यूब बराबर हो जाएगा 4/3 पाई और बड़ा का आर का क्यूब मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि बड़े गोला का त्रिज्या हम लोग क्या मान लेते हैं आर। चलिए अब थोड़ा सा इसको बोलते हैं बाबू तुम बाय चल जाओ उधर साइड। अब हम लोग यहाँ पे 4/3 और पाई को सबसे कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास R1 का क्यूब, यहाँ क्या बच गया R2 का क्यूब, और तीसरा नंबर पे क्या बचेगा आपके पास R3 का क्यूब बचेगा बराबर। इधर क्या बचा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 और पाई कट गया, R1 का क्यूब कितना था 6 का क्यूब जोड़
8 का क्यूब, 8 का क्यूब जोड़ 10 का क्यूब, 10 का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, बड़का आर का क्यूब सिर्फ बचेगा। क्लियर है। 6 का क्यूब 6 के 36, 36 सके 216, 8 का क्यूब 8 64, 64 8 64 8 800 के 32 का 2 हाथ में 3 512, बहुत बढ़िया सही है। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000 बराबर आर का क्यूब। तीनों को ऐड करिए कितना होगा 6 और 2 8, 6 और 2 क्या हो गया 8, 1 और 1 2 है ना, 2 5 7 और 7 हो जाएगा 1728 बराबर आर का क्यूब। अब आर क्यूब हम लोग यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा क्यूब रूट 1728। अब 1728 का क्यूब रूट निकालिए आप लोग, वो कितना होगा 8 है अंतिम में। देखिए अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से मैच करिएगा तो 14 गुना 14 गुना 14 करिए, क्यूब रूट में 3 को जोड़ा लगाना पड़ेगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 लास्ट में आ रहा, इसके लास्ट में 4 है क्या, नहीं, 14 वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 4 है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये लगता हो सकता है। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और फिर 4 गुना 8 करेंगे तो 32, लास्ट में 2 ऑप्शन में तो नहीं है लास्ट में, नहीं ना, यानी कि ये भी नहीं है। आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या है सही है। उतना क्यूब रूट निकालने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अंतिम में 8 है ना, ऑप्शन से हम मैच कर लेंगे। ऑप्शन में हम तीनों 12 गुना 12, अब 12 गुना 12 गुना 12 करेंगे तो बहुत लंबा समय है। लास्ट में क्या है 2, तो 2 गुना 2 करेंगे क्योंकि क्यूब होना पड़ेगा उसको, तो 2 गुना 2 क्या हो गया 4, और 4 गुना 2 क्या हुआ 8, लास्ट में 8 आ रहा, लास्ट में यहाँ भी 8 आ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी ही होगा। आप मिला लीजिए, तीनों नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। यदि माध्य बराबर 60 हो, माध्यिका बराबर 50 हो, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई बच्चे भूलिएगा नहीं। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, इसी पर हम लोग वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बहुलक निकालना है तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना दिया आपको, नहीं, माध्यक यहाँ 50 है ना, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 60, तो 50 दिया कितना हो गया 150, माइनस 60 दूनी 120, तो बहुलक बराबर क्या हो गया 30। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए अब आगे देखिए, नोट करना था क्या, क्या हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्य बराबर 3 माध्य 3 माध्यक माइनस 2 माध्य 2 माध्य, याद रहेगा। माध्य छोटा होता है जैसे भी है, चलिए समझिएगा 2 माध्य होगा। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए थे और बोले थे अगर इस तरह रहेगा तो किस प्रकार का त्वरण, बोलिए जल्दी से अधिक प्रकार का त्वरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक प्रकार का त्वरण। ये क्वेश्चन एक तो फिक्स है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ऐसे रहता तो से कम प्रकार का, तो यहाँ पर ऐसे है तो क्या होगा से अधिक प्रकार का त्वरण, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 39। निम्न में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए जो प्रायिकता होता कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है ना, कभी भी प्रायिकता नेगेटिव में नहीं हो सकता। 0.7 हो सकता, 7 इसको उड़ा देंगे 7/10। एक चीज़ और प्रायिकता है, 1 टोकन नहीं हो सकता। अगर ऊपर में ज़्यादा हो और नीचे में क्या हो कम, ऊपर में ज़्यादा हो और नीचे में क्या हो कम, उसकी भी प्रायिकता नहीं होता। निगेटिव वाला भी प्रायिकता नहीं होता। अब 2/3 हो सकता है क्योंकि नीचे क्या है ज़्यादा। 15/100 होगा ना 15% का, ये भी हो सकता। 0.7 में क्या हो गया 7/10, ये भी होगा। ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, यानी कि संगीता और रेशमा जो है दोनों मैच खेल रही है, तो अगर ये जो है संगीता इतना जीत रही है तो रेशमा कितना है। आप क्या करिए 1 में 0.62 को क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए। नहीं पढ़ाए थे, एक घटना पढ़ाए थे PE +
पी ई नॉट मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े थे। इसका वैल्यू क्या होता है 1। कोई घटना हो उसकी प्रायिकता, कोई घटना नहीं हो उसकी प्रायिकता, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो संगीता जो जीत रही है वो कितना बार, 0.62 बार पे। क्लियर है? तो ये नहीं पूछ रहा संगीता कितना बार नहीं जीतेगी, जो जितना बार ये नहीं जीतेगी उतना ही बार वो कौन जीतेगी, रेशमा जीतेगी। बोलो हाँ या ना? उतना बार कौन जीतेगी, रेशमा। ये 1 हो गया। अब हमको पी ई का वैल्यू चाहिए, सॉरी ई डैश, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.62। घटाने नहीं आता तो 1.00, इसके बाद 0.62 यहाँ पुट करिए, माइनस करिए। 10 में 2 गया तो क्या बचेगा 8, यहाँ 9 में 6 गया तो 3, 0.38। ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? 0.38 ऑप्शन नंबर बी। चलो, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को आज की क्लास समझ में आया होगा। और कहीं कोई तरह का त्रुटि, डाउट या कोई समस्या हो तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद आपको अगला क्या वीडियो चाहिए आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।